गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना फाइबर का एक कहेंगे कि आधुनिक फाइबर के हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। लाइक दैट यहाँ पर हमारा जो ये फाइबर है जिसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या रासायनिक फाइबर बोलते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसे कि थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी कहते हैं और मैजिक फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट मैजिक फाइबर है या हम कहेंगे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है या हम कहेंगे कि फर्स्ट रासायनिक फाइबर है या फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। मीन्स ताप सुनम्य फाइबर है। मीन्स आज हमारा जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन हमारे नायलॉन फाइबर और पॉलिस्टर से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आइए आज हम लोग अपने नायलॉन और पॉलिस्टर संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन नायलॉन और पॉलिस्टर को आपको मिलेंगे। लाइक दैट हम कहेंगे कि सभी एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन यहां से मिलेंगे जो कि आपको आए हुए भी हैं और आने वाले भी क्वेश्चन है। मीन्स नए क्वेश्चन भी हैं और हम कहेंगे कि परंपरागत आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो इस तरीके से देखिए पहला क्वेश्चन आपका, नायलॉन की खोज किस देश में हुई? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कंट्री पूछ रहा है कि किस देश में हुई हमारी क्या नायलॉन की खोज। तो हम लोग कहेंगे नायलॉन की खोज सर्वप्रथम हमारी कब हुई थी? हम कहेंगे कि नायलॉन की खोज हमारी 1935 ईस्वी में जापान में हुई थी। ये अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? हम लोग कहेंगे कि 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। हम लोग कहेंगे कि इससे जो नाम दिया गया नायलॉन को, नाम ये नायलॉन नहीं था ना, इसका नाम था 66 फाइबर। 66 फाइबर इसका नाम था। और इस 66 फाइबर को जो है हम लोग कहेंगे कि 1938 में जेनेरिक नाम दिया गया। जेनेरिक नेम इसका दिया गया, जेनेरिक नेम जिसे हम लोग नायलॉन कहते हैं। नायलॉन इसको जेनेरिक नाम 1938 में दिया गया, कैरोथर्स के द्वारा दिया गया। कैरोथर्स। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि नायलॉन की खोज कहां पर हुई, कब हुई और ये नायलॉन का प्राथमिक नाम क्या रहा। तो इसे हम लोग 66 फाइबर, ये हम लोग कहेंगे प्राथमिक नाम है। ये हमारा प्राथमिक नाम है नायलॉन का, और जिसे हम लोग ट्रेड मार्क कहेंगे। नायलॉन हमारा एक ट्रेड मार्क है। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे कहेंगे ट्रेड, ये हमारा ट्रेड मार्क है। ये ट्रेड मार्क, ये हमारा एक ट्रेड मार्क है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये हमारा एक ट्रेड मार्क है जिसे कैरोथर्स ने इसका नाम दिया। कब नाम दिया? 1938 में। जबकि इसकी जो खोज हुई थी वो 1935 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। आइए, आपने बेसिक देखा नायलॉन का। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नायलॉन का जन्मदाता कहा जाता है। जो किसे हम लोग नायलॉन का जन्मदाता कहेंगे? हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए वैलेंस कैरोथर्स, दो के प्रोसेस में है। हम कहेंगे वैलेंस भी और कैरोथर्स। मीन्स हमारा ऑप्शनल डी सही होता है। हम लोग कहेंगे वैलेंस कैरोथर्स नामक वैज्ञानिक का था जो अमेरिका का, उसने इसकी खोज की। जन्मदाता आपको मालूम हो गया नायलॉन का जन्मदाता कौन है। तो आइए इसके साथ ही हम लोग तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नायलॉन की खोज कब हुई थी? तो हम लोग को मालूम है, हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि नायलॉन की खोज 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में नायलॉन की खोज हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, नायलॉन है मीन्स हम कहेंगे नायलॉन क्या है? जो हम लोग कहेंगे नायलॉन संश्लेषित पॉलीएमाइड है। संश्लेषित, हम लोग कहेंगे संश्लेषित पॉलीएमाइड, और हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर है। फिर हम कहेंगे 66 फाइबर है। 66 फाइबर है। मीन्स हम कहेंगे डी हमारा सभी है। मीन्स नायलॉन हमारा एक पॉलीएमाइड फाइबर है। क्या बोलेंगे हम लोग? संश्लेषित पॉलीएमाइड फाइबर है। और इसे हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर है। जो क्या है हमारा? कंडेंसेशन पॉलीमर। हम फिर कहेंगे 66 फाइबर है। तो आइए इस तरीके से चौथा क्वेश्चन का आपने ऑप्शन देख लिया, डी रहा। अब देखिए नायलॉन का रासायनिक नाम है। नायलॉन का रासायनिक नाम क्या होगा? हम लोग कहेंगे हेक्सामेथिलीन एडिपिक एसिड।
हम कहेंगे हेक्सामेथिलीन, एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन, एडिनमाइन, फिर हमारा सी है पॉलीएमाइड। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा डी दे रहा है जो है कि हेक्सामिथाइलिन, एडिनलाइन, बी और हमारा आ रहा है सी ऑप्शनल पॉलीएमाइड। तो क्या हमारा हेक्सामेथिलीन एडिपिक एसिड होगा या हेक्सामिथाइल एडिनमाइन होगा या पॉलीएमाइड होगा या डी होगा? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शनल यहाँ पर डी होगा। हम लोग इसका रासायनिक नाम सॉल्ट सिस्टम में पॉलीएमाइड या हेक्सामिथाइलिन एडिनमाइन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा बनता कैसे है, हम लोग कहेंगे हेक्सामेथिलीन। देखिए हेक्सामेथिलीन मीन्स हम कहेंगे CH2 का होल 6 और इसके बाद हेक्सामेथिलीन यहाँ पर छूटा है हेक्सा डाईमेथिलीन, हेक्सा हमारा होगा डाई, हेक्सा डाईमेथिलीन। तो ये हमारा NH2 और यहाँ पर भी हमारा NH2। अब ये हमारा हेक्सामेथिलीन है, इसे हम लोग कहेंगे हेक्सामेथिलीन, हेक्सा डाईमेथिलीन, हेक्सा डाईमेथिलीन, मेथिलीन, हेक्सा डाईमेथिलीन। और एडिपिक एसिड देखिए CH2 का होल 6, ये होल 4 यहाँ पर हम करेंगे होल 4। इसके बाद COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा COOH, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 6 मिली और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या हमें 6 मिली। देखिए एक कार्बन और यहाँ पर 4 कार्बन और ये हमारा एक 6 कार्बन, यहाँ पर हमें सीधे ये 6 कार्बन मिला, तो इसलिए इसका नाम हो गया 6,6 फाइबर। इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और जो बनेगा उसे हम लोग सॉल्ट सिस्टम में पॉलीएमाइड कहेंगे या हम लोग कहेंगे हेक्सामिथाइलिन एडिनमाइन कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, नायलॉन बना होता है। अब हम लोग का मिला नायलॉन किसका बना होता है, हम लोग कहेंगे देखिए हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और दूसरे हम लोग कहेंगे एडिपिक एसिड जो है। तो ये हमारा ऑप्शनल सही होता है यहाँ पर दोनों। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल सही होगा। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शनल सही होगा वो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग को काउंट्स हो गया जो है कि हमारा क्या मिलेगा, ऑप्शनल सी में नायलॉन बना होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का और इसके बाद हम लोग कहेंगे एडिपिक एसिड का होता है। आइए सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो देखिए नायलॉन की प्रकृति होती है, हम लोग कहेंगे नायलॉन की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, डी सभी होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए हम लोग का मालूम है कि ये हमारा क्या होगा, उभयधर्मी होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एमीन देखिए हमारा एमीन क्या हुआ, एमीन हमारा हम कहेंगे क्षार हुआ और इसके बाद आपको मालूम है कि एडिपिक एसिड। अब यहाँ से एसिड की प्रक्रिया में आपने देख लिया जो है कि ये क्या हुआ, अम्ल हुआ अम्ल। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे अम्ल प्लस क्षार जब दोनों आपस में मिले होते हैं तो इसे हम लोग करते हैं उभयधर्मी बोलते हैं, उभयधर्मी। तो इस तरीके से नायलॉन हमारा क्या है, हम कहेंगे नायलॉन की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन तत्व में पाया जाता है, नायलॉन तत्व पाया जाता है। कौन कौन से तत्व नायलॉन में पाए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए नायलॉन में जो तत्व पाए जाते हैं वो हम लोग को मालूम है कि 12 कार्बन होते हैं। नायलॉन में 12 कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होता है। हम कहेंगे 23 हाइड्रोजन होते हैं। हम कहेंगे 2 नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हमारे 2 होते हैं, नाइट्रोजन 2 होते हैं। और प्लस हम कहेंगे ऑक्सीजन 3 होता है, प्लस हम कहेंगे 3 ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन। ये सभी हमारे तत्व पाए जाते हैं। मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व
हमारे पाए जाते हैं नायलॉन फाइबर में। मीन्स हम कहेंगे चार तत्व का बना होता है, चार तत्वों का बना होता है। अब चारों तत्व आपने देख लिया, सबसे अधिक क्या पाया गया है इसमें, हम लोग कहें सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व पाया गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन की कताई की जाती है। हम लोग कहेंगे जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जनरली चीज है, हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग कहते हैं मेल्ट स्पाइनिंग की जाती है। कौन सी की जाती है, मेल्ट स्पाइनिंग। देखिए ग्रीड स्पाइनिंग, सी बोल रहा है कि दोनों, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग को मालूम है कि मेल्ट स्पाइनिंग और ग्रीड स्पाइनिंग। अब याद रखना है आप, ये तो आपको याद ही है कि मेल्ट स्पाइनिंग होता है। अब प्लस हम लोग कहेंगे कि नायलॉन की हम एक ग्रीड स्पाइनिंग भी करते हैं। आधुनिक समय में ग्रीड स्पाइनिंग द्वारा सबसे ज्यादा नायलॉन फाइबर का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरीके से नायलॉन का आपका 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है सी। 10वां क्वेश्चन देखिए, लीनियर सुपर पॉलीमर है। मीन्स हम कहेंगे लीनियर मीन्स रेखीय सुपर पॉलीमर। अब हमारा यहाँ पर मिला जो है कि लीनियर सुपर पॉलीमर मीन्स रेखीय सुपर पॉलीमर फाइबर, पॉलीमर फाइबर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे लीनियर सुपर पॉलीमर फाइबर हमारा कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे सीधे हमारा नायलॉन होगा। हम लोग कहेंगे नायलॉन एक हमारा लीनियर सुपर पॉलीमर फाइबर होता है। आइए 11वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन को कहा जाता है, नायलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, नायलॉन को प्रथम मौलिक फाइबर या थर्मोप्लास्टिक फाइबर, प्रथम रासायनिक संश्लेषित फाइबर, प्रथम रासायनिक संश्लेषित फाइबर भी कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी कहेंगे, प्रथम मैजिक, देखिए प्रथम मैजिक है हमारा ये मैजिक फाइबर, हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम मैजिक फाइबर। मीन्स हमारा ऑप्शनल आता है डी, मीन्स इसे हम लोग फर्स्ट मैजिक फाइबर भी कहेंगे, जादुई रेशा कहेंगे। थर्मोप्लास्टिक फाइबर मीन्स ताप सुनम्य फाइबर भी कहेंगे हम लोग। इसके बाद प्रथम संश्लेषित रासायनिक संश्लेषित फाइबर भी कहेंगे। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन नाम है, नायलॉन नाम हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे नायलॉन नाम है, एक ट्रेडमार्क है, जेनेरिक नाम है, व्यापक नाम है, रासायनिक नाम है। डी हम लोग कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जेनेरिक हमारा क्या है, हम लोग कहें जेनेरिक ऑब्लिक व्यापक नाम है हमारा। इसे हम लोग कहेंगे कि एक तरीके से ये जेनेरिक और व्यापक तौर पर इसे प्रसारित करने के लिए इसे नाम दिया गया नायलॉन। मीन्स हम लोग इसे ट्रेडमार्क, जेनेरिक, व्यापक, रासायनिक, नायलॉन नाम है। तो इस तरीके का नाम है ये, तो हम लोग कहेंगे एक जेनेरिक नाम है जिसे हम लोग जो है ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग करते हैं। लाइक दैट ये हम कहेंगे जेनेरिक या व्यापक नाम होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, नायलॉन को सामान्य से अधिक खींचा जा सकता है। मीन्स अपनी लंबाई का कितना गुना नायलॉन को खींचा जा सकता है। हम कहेंगे नायलॉन अपनी सामान्य लंबाई का 7 गुना अधिक खींचा जा सकता है। आप समझ गए होंगे 7 गुना मीन्स अगर हम कहेंगे एक हमारा इंच का नायलॉन फाइबर है तो इसे हम लोग खींच के 7 इंच तक इसको खींच सकते हैं। मीन्स इसकी लंबाई 7 इंच तक हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है, हम लोग कहेंगे हमारा ऑप्शनल ए सही होता है। आइए 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे महीन नायलॉन है। हम लोग कहेंगे सबसे महीन नायलॉन। अब देखिए सबसे महीन नायलॉन के साथ साथ हम लोग कहेंगे सबसे मोटा नायलॉन। तो हम लोग कहेंगे कि डेनियर यहाँ पर दिया, डेनियर 12, डेनियर 14, डेनियर 16, डेनियर 18। तो हम लोग कहेंगे सबसे महीन नायलॉन हमारा, देखिए सबसे महीन हमारा होगा, सबसे महीन हमारा ये होगा। और इसके बाद हम कहेंगे डेनियर 18 सबसे मोटा होगा, सबसे
सबसे मोटा, सबसे मोटा हमारा डेनियर ये होगा ना, डेनियर 18 सबसे मोटा होगा, और हम कहेंगे डेनियर 12 हमारा सबसे पतला होगा। मीन्स डेनियर की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी हम कहेंगे कि नायलॉन फाइबर उतना मोटा होता जाएगा। मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे महीन से सबसे मोटे तक के सिस्टम में आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर ये आएगा। इसके बाद हम लोग महीनता में कहेंगे नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, और हम कहेंगे नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से डेनियर जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम लोग कहते हैं कि नायलॉन फाइबर की मोटाई भी बढ़ती जाती है। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन की चमक कम की जाती है। मीन्स हम कहेंगे नायलॉन में हमारी अप्रत्याशित चमक पाई जाती है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ का जो लस्टर होता है, मीन्स जो चमक है वो अत्यधिक होती है, इसको सामान्य तरीके से देखना असंभव होता है, तो इसकी चमक को कम किया जाता है। चमक को कम की जाती है। चमक कम करने के लिए हम लोग कहेंगे टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट और जिंक ऑक्साइड। तो देखिए ये तो काफी फेमस है, आप जानते ही हैं। बेरियम सल्फेट को भी जानिए, और जिंक ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कहेंगे इसको, जिंक ऑक्साइड। मीन्स आपको 3 रसायन, तीनों रसायन हैं हमारे, ये तीनों रसायन को हमने आपको दिया है, आप यहां से तीनों को याद करिए जो है। तो इस तरीके से टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट और जिंक ऑक्साइड, ये 3 रसायन हैं जो चमक को कम करने में प्रयोग किए जाते हैं। नायलॉन धागा विधि से तैयार किया जाता है। मीन्स नायलॉन धागा हम लोग कहेंगे किस विधि से, नायलॉन धागा किस विधि से तैयार किया जाता है, हम लोग कहेंगे 100% विधि। देखिए 100% विधि से तैयार किया जाता है विधि। नायलॉन धागा किस, हम लोग कहेंगे किस विधि से, किस विधि से तैयार किया जाता है। 100% विधि हमारी होती है, हम कहेंगे ब्लेंड, मीन्स हम कहेंगे मिश्रित विधि। मिश्रित, ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रित विधि। इसके बाद पुनर्बलन विधि। पुनर्बलन आप समझ ही रहे होंगे, जो है रीइंफोर्समेंट होता है, पुनरावृत्ति वाली, हम लोग कहेंगे पुनरावृत्ति, 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 ये पुनरावृत्ति विधि होती है हमारी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हम लोग कहेंगे कि नायलॉन हमारा इन तीनों विधियों से तैयार किया जाता है। मीन्स नायलॉन धागा प्राप्त करने के लिए 100% विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ब्लेंड का भी किया जाता है, और पुनर्बलन विधि का भी प्रयोग किया जाता है। नायलॉन की अनुदैर्ध्य कार्य संरचना। अनुदैर्ध्य मीन्स नायलॉन को अगर फाड़ करके देखा जाए तो उसकी संरचना कैसी होगी। जब आप उसको फाड़ेंगे तो कैसा दिखेगा, हम लोग कहेंगे गोलाकार दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ज्यादातर हमें मिला है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर के तहत हमारा पहला फाइबर नायलॉन या पॉलीमर, ये पॉलिस्टर हैं, जिनकी संरचना ज्यादातर हमारी गोलाकार ही होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन की अनुप्रस्थ कार्य संरचना कैसी होती है। अनुदैर्ध्य तो आपने देख ही लिया कि अगर फाड़ करके देखेंगे तो गोलाकार होगी, लेकिन अगर इसे आड़ी रेखा में काटा जाए तो जब आड़ी रेखा में काटेंगे तो हम लोग कहेंगे गोलाकार ना होकर क्या होगा, गोल चित्तीदार होगा। तो ये हम लोग का अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट संरचना है, काट संरचना। और यही गोलाकार आपको दिख रहा है, हम लोग कहेंगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य काट संरचना, काट संरचना। अगर इस तरीके से आप लोग करते जाएंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपकी पूरी संरचना एक साथ ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सभी चीजें कंफर्म हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, सबसे मजबूत धागा है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सबसे मजबूत धागा कॉटन है, लीलन है, ऊन है, नायलॉन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परंपरागत क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। आपने देख लिया कि कॉटन, लीलन या ऊन में से सबसे ज्यादा मजबूत हमारा क्या होगा, नायलॉन होगा। नायलॉन के बाद हम कहेंगे लीलन होगा, लीलन होगा, लीलन होगा। लीलन के बाद हम लोग कहेंगे कॉटन होगा, कॉटन होगा। और कॉटन सबसे कमजोर हम लोग कहेंगे क्या होगा, ऊन होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि 19वां का ऑप्शन क्या सही होता है, डी सही होता है। आइए 20वां क्वेश्चन देखिए कि दीर्घकालीन वस्त्र है।
मीन्स सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला हमारा कौन सा वस्त्र है जो सबसे अधिक दिनों तक चलेगा? क्या वो नायलॉन कॉटन है, नायलॉन है, रेयान है, ऊन है? तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला जो हमारा फाइबर होगा या फैब्रिक्स होगा वो हमारा नायलॉन होगा। तो इस तरीके, क्योंकि हमारा क्या सिंथेटिक फाइबर हमारे, वो चाहे वनस्पति फाइबर हो या प्राणी फाइबर हो, सबसे ज्यादा दिनों तक चलते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे लॉन्ग टाइम तक जो है रहता है। इसके बाद हमारा अगर आता है तो सिंथेटिक फाइबर के बाद हम लोग कहते हैं कि अब हमारा आता है वेजिटेबल फाइबर आते हैं, वेजिटेबल फाइबर आता है, वेजिटेबल फाइबर आते हैं। और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि एनिमल फाइबर आता है, एनिमल फाइबर। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि टिकाऊ, सबसे ज्यादा टिकाऊ हमारा सिंथेटिक फाइबर होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे वेजिटेबल फाइबर होगा। थर्ड नंबर पर हमारा आता है हम लोग का एनिमल फाइबर। तो इस तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है बी। 21वां क्वेश्चन देखिए, फ्री साइज के वस्त्र बनाए जाते हैं। फ्री साइज हम कहेंगे जिसका साइज मीन्स आकार, स्वतंत्र आकार के वस्त्र हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए फ्री साइज मीन्स हम कहेंगे स्वतंत्र आकार के वस्त्र। स्वतंत्र आकार के वस्त्र हम लोग कहेंगे किसके बनाए जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर के बनाए जाते हैं। लाइक दैट यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर आपका नायलॉन दिया हुआ है। तो इस तरीके से 21वां का आपका ऑप्शन सही होता है सी। 22वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन वस्त्र को मुड़ने, सिकुड़ने और क्रश होने से मुक्त रखता है। जो है किसके द्वारा ये सब क्या होते हैं? जो है हम कहेंगे मुड़ना, सिकुड़ना और क्रश होने से मुक्त रहता है। क्या हीट सेट होगा, श्रिंकेज प्रूफ होगा, क्रिम्प होगा, या हम कहेंगे डी सभी होगा? तो हम लोग को मालूम है श्रिंकेज प्रूफ। अगर हम लोग नायलॉन वस्त्र को, ये हमारी एक हम लोग कहेंगे फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग परिसज्जा, हम लोग क्या कहेंगे? परिसज्जा। अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर पर जो है श्रिंकेज प्रूफ परिसज्जा अगर कर देते हैं तो हमारा फाइबर क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि नायलॉन वस्त्र न सिकुड़ेगा, न मुड़ेगा और न ही क्रश होगा। जो है तो इस तरीके से ये हमारी परिसज्जा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, स्थैतिक विद्युत फाइबर है। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रो विद्युत के तहत हम लोग कहेंगे विद्युत फाइबर मीन्स बिजली की प्रक्रिया इसमें न के बराबर होगी। तो इसके तहत नायलॉन होगा, रेशम होगा, रेयान होगा, लीलन होगा। तो हम कहेंगे ये भी हमारा स्थैतिक फाइबर हमारा क्या होगा? नायलॉन होगा। सभी सिंथेटिक फाइबर हमारा स्थैतिक होते हैं। सबसे हल्का एवं मजबूत फाइबर है। यहाँ पर देखिए सबसे हल्का एवं मजबूत, हल्का भी होगा और मजबूत भी होगा। हम लोग कहेंगे उसका ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगी? सबसे लो होगी। कितनी होगी? यहाँ पर दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.14 होगी। किसकी होगी? रेशम की, रेयान की, ऊन की, नायलॉन की। तो हम कहेंगे नायलॉन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.14 होती है। मीन्स ये हल्का भी होगा यहाँ पर और क्या होगा? मजबूत भी होगा। जबकि आप जानते हैं कि सबसे हल्का हमारा क्या होगा? सबसे हल्का तो ऊन है। सबसे हल्का हल्का हमारा क्या होगा? सबसे हल्का, सभी फाइबरों में सबसे हल्का होगा लेकिन मजबूत नहीं होगा। और नायलॉन हमारा लगभग ऊन के बराबर हल्का होगा और इसका कई गुना क्या होता है? मजबूत होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन हम लोग का नायलॉन को ब्लीच किया जाता है। नायलॉन को किससे ब्लीच करेंगे हम लोग? देखिए नायलॉन को हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा हम लोग कहेंगे बोलो, ये देखिए सी का हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बाकी आप देख ही रहे होंगे कि बोरेक्स भी है और अमोनिया भी है। तो नायलॉन को ब्लीच किया जाता है, विरंजन
विरंजन की क्रिया मीन्स नायलॉन में सफेदी लाया जाता है। किसके द्वारा सफेदी लाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चाहे ऊन हो, चाहे रेशम हो, चाहे हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर हो, इन तीनों का हम लोग ब्लीच किसके द्वारा करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ब्लीच किया जाता है। आइए 26वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन वस्त्र का प्रेस ताप है। मीन्स नायलॉन को हम लोग क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, न कि इस्त्री करते हैं। तो प्रेस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो हम लोग को मालूम है कि प्रेस टेम्परेचर इसका कितना होता है? 250 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये हमें याद करने की जरूरत है। 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नायलॉन को प्रेस किया जाता है, न कि इस्त्री किया जाता है। तो इस तरीके से 26वां का आपका ऑप्शन सही होता है ए। देखिए, नायलॉन नष्ट होता है। हम कहेंगे कि नायलॉन किसके द्वारा नष्ट होता है? तो यहाँ पर देखिए दे रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि किसके नायलॉन नष्ट होता है, किसके घोल द्वारा हमारा नायलॉन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। देखिए तीनों के तीनों हम लोग कहेंगे कि तीनों एसिड है हमारा। अब इस तीनों एसिड के द्वारा हमारा किसके द्वारा ये हमारा नष्ट होगा? तो हम लोग कहेंगे तीनों एसिड हैं, तीनों की सांद्र मात्रा, सांद्र हम कहेंगे सांद्र मात्रा, सांद्र मात्रा हानिकारक होती है, हानिकारक होती है, कारक। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसकी क्लीनिंग तो करते हैं, धुलाई करते हैं, लेकिन हमें इसका तनु घोल चाहिए, डाइल्यूटेड हमारा घोल चाहिए, न कि कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। तो ये तीनों अगर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है तो हम लोग कहेंगे इन तीनों में क्या होगा? हमारा नायलॉन नष्ट हो जाएगा। आइए 28वां क्वेश्चन देखिए, नायलॉन की अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता होती है। मीन्स ये इसमें घिसावट की क्षमता कितनी होती है? घिसावट की क्षमता क्या ऊन से 5 गुना होती है, ऊन से 6 गुना होती है, ऊन से 7 गुना होती है? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि ऊन से 5 गुना होती है। क्या बोलेंगे? अपघर्षण प्रतिरोधक मीन्स जल्दी घिसेगा नहीं, जल्दी घिसेगा नहीं। हम कहेंगे जल्दी घिसेगा नहीं, घिसेगा नहीं, जल्दी घिसेगा नहीं, जल्दी नहीं घिसेगा। और ऊन से हम लोग कहेंगे ऊन से 5 गुना इसकी जो है घिसावट क्षमता अधिक होती है। मीन्स अगर ऊन का वस्त्र हमारा 1 साल चलेगा तो हम लोग कहेंगे कि सिंथेटिक फाइबर हमारा 5 साल चलेगा। तो ये है हमारा जो है नायलॉन की अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग का नवीनतम रेशा है। आधुनिक युग का नवीनतम मीन्स आधुनिक रेशा, आधुनिक रेशा किसे कहा गया है? जो है आधुनिक युग का नवीनतम रेशा, या हम लोग कहेंगे आधुनिक रेशा। क्या बोलेंगे हम लोग? आधुनिक रेशा, आधुनिक रेशा। आधुनिक नायलॉन को आधुनिक रेशा कहा जाता है। आइए 30वां क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, तीसरा रासायनिक फाइबर है, थर्ड रासायनिक फाइबर। पहला रासायनिक फाइबर, दूसरा रासायनिक फाइबर और तीसरा रासायनिक फाइबर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तीसरा रासायनिक फाइबर कौन सा होगा? तो आपको तीसरा रासायनिक फाइबर देखना है। तो हम कहेंगे कि थर्ड हमारा देखिए पॉलिएस्टर तीसरा होता है। हम लोग कहेंगे नायलॉन फर्स्ट रासायनिक फाइबर है, एक्रिलिक हमारा सेकेंड रासायनिक फाइबर है, पॉलिएस्टर हमारा थर्ड रासायनिक फाइबर है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें मिला फर्स्ट रासायनिक फाइबर, रासायनिक फाइबर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे थर्ड रासायनिक फाइबर, रासायनिक फाइबर। आप याद करना है ये हमारा सेकेंड रासायनिक फाइबर है, रासायनिक फाइबर।
तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि फर्स्ट रासायनिक फाइबर या फर्स्ट मैजिक फाइबर हमारा नायलॉन हो गया, और सेकेंड मैजिक फाइबर या सिंथेटिक फाइबर हम कहेंगे एक्रिलिक फाइबर हो गया, और थर्ड पर हम लोग कहेंगे हमारा क्या हो गया, पॉलिस्टर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 31 का। देखिए, पश्चिमी देशों में परिधान होते हैं, पश्चिमी देशों में परिधान होते हैं, हम कहेंगे पश्चिमी देशों के परिधान हमारे टेक्सोनॉमी होते हैं या मार्फोलॉजिक होते हैं, टेक्सोनॉमी, मार्फोलॉजिक या शरीराकारी मीन्स एनास्टॉमिक होते हैं, या हम कहेंगे डी सभी होगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारा पश्चिमी देश के लोग जो है क्या करते हैं, जो है चुस्त दुरुस्त कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और जो चुस्त दुरुस्त कपड़े होते हैं वो हमारे पश्चिमी के अलावा पूर्वी क्षेत्र मीन्स भारत के तरह ढीले ढाले कपड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा एक तरीके से देखिए पश्चिमी देशों का और हमारे पूर्वी देशों का वस्त्र दोनों के तहत आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए एनास्टॉमिक शरीराकारी ये हमारा पश्चिमी देश का है, पश्चिमी देश हम कहेंगे पश्चिमी देश, पश्चिमी देश का आपने देख लिया। और हम कहेंगे कि पूर्वी देश का, ये पूर्वी, देखिए पूर्वी देश हमारा है, ये पूर्वी देश के लोग का जो वस्त्र होता है मार्फोलॉजिकल होता है, और जबकि हम लोग कहते हैं कि पश्चिमी देश के लोगों का वस्त्र हमारा क्या होता है, एनास्टॉमिक होता है, शरीरा कार्य मीन्स चुस्त दुरुस्त होता है, चुस्त दुस्त होता है, चुस्त दुस्त, ये देखिए चुस्त दुस्त शरीरा कार्य। ये 32वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। 32वां क्वेश्चन देखिए, गर्मी में पतला ठंडी में मोटा होने वाला फाइबर है। देखिए ये मैजिक है, ये हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या रहा, हम लोग कहें गर्मी में पतला हो जाएगा, जबकि हम लोग कहेंगे जाड़ा में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। गर्मी में पतला और ठंडी में हमारा मोटा, ठंडी में मोटा होने वाला फाइबर है। कौन सा फाइबर है जो गर्मी में पतला हो जाता है और हम कहेंगे जाड़े में मोटा हो जाता है? तो हम लोग कहेंगे ये पॉलिस्टर हमारा होता है। समझ गए होंगे कि पॉलिस्टर एक हमारा ऐसा फाइबर है कि मौसम के अनुरूप इसके नेचर क्या करते हैं, बदल जाते हैं। मीन्स गर्मी में पतला हो जाएगा और जाड़ा में हम कहेंगे मोटा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। देखिए पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर हमारा क्या होता है? अब पॉलिस्टर का नेचर तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉलिस्टर है टेरिलीन, डेक्रॉन, फिर हम कहेंगे कॉर्डिल ऑब्लिक हम लोग कहेंगे फॉटिल, डी हम कहेंगे सभी, हम कहेंगे कि हमारे सभी पॉलिस्टर हैं। मीन्स हमारा टेरिलीन, इंग्लैंड में पॉलिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लैंड में पॉलिस्टर को टेरिलीन कहा जाता है। इसके बाद इसी पॉलिस्टर को डेक्रॉन भी कहते हैं, कॉर्डिल भी कहते हैं और फॉटिल भी कहा जाता है। मीन्स ये सभी हमारे क्या हैं, पॉलिस्टर हैं। देखिए पॉलिस्टर के मुख्य घटक होते हैं। मीन्स पॉलिस्टर किसका बना होता है? तो हम लोग कहेंगे पॉलिस्टर हमारा अम्ल का बना होता है, एल्कोहल का बना होता है, ईस्टर होता है, हम कहेंगे सी हमारा सभी होगा। तो हम लोग कहेंगे कि पॉलिस्टर के मुख्य घटक क्या होंगे, हम कहेंगे कि हमारा एक तरीके से पॉलिस्टर हमारा ईस्टर होता है। पॉलिस्टर हमारा क्या होता है? हम लोग कहेंगे पॉलिस्टर हमारा ईस्टर होता है। पॉलिस्टर हमारा मुख्य घटक किसका? हम लोग कहेंगे पॉलिस्टर हमारा, देखिए हमारा मिल रहा है यहाँ, पॉलिस्टर हमारा क्या होता है? पॉलिस्टर के मुख्य घटक ईस्टर होते हैं, और ईस्टर में ये दोनों समाहित होते हैं। हम लोग कहते हैं कि अम्ल प्लस एल्कोहल, अम्ल प्लस एल्कोहल, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनता है हमारा ईस्टर। तो इस तरीके से हम लोग का क्या मिला जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पॉलिस्टर के मुख्य घटक क्या होंगे, ईस्टर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 35वां क्वेश्चन हमारा। व्यावसायिक स्तर पर पॉलिस्टर को कहा जाता है। मीन्स हमारा जो कॉमर्शियल नेम है पॉलिस्टर का, कॉमर्शियल नेम क्या होगा? पॉलिस्टर का कॉमर्शियल नेम हम कहेंगे पॉलिस्टर का कॉमर्शियल नाम,
पॉलिस्टर का कमर्शियल नाम क्या होगा, हम कहेंगे डेक्रॉन होता है। क्या होता है, पॉलिस्टर का कमर्शियल नाम हमारा डेक्रॉन होता है। व्यवसायिक, इस तरह से हम कहेंगे व्यवसाय का स्तर पॉलिस्टर को डेक्रॉन कहा जाता है। देखिए टेरिलीन और डेक्रॉन किस प्रकार का पॉलिस्टर है, तो हम लोग का यहाँ पर आ रहा है जो है कि ये हमारे, हम कहेंगे पॉलिस्टर को वर्गों में डिवाइड किया गया है। पॉलिस्टर को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हम कहेंगे पॉलिस्टर का क्लासिफिकेशन, हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिस्टर हम कहेंगे 2 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। एक तरह से देखिए हम लोग कहेंगे पीईटी होता है और दूसरा हम लोग कहते हैं कि हमारा पीसीडीटी होता है, पीसीडीटी होता है। तो यहाँ पर देखिए टेरिलीन और डेक्रॉन किस प्रकार का पॉलिस्टर है, तो इसी के तहत हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पीईटी, इसके अंतर्गत हमारा आता है टेरिलीन और हम कहेंगे हमारा डेक्रॉन मीन्स 2 एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर पीईटी के अंतर्गत आते हैं। पॉलीइथिलीन टेरिफेथाइलेट, इसका नाम होगा हम लोग कहेंगे पॉली ई से इथिलीन टेरिफेथाइलेट, ये है हमारा पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरिफेथाइलेट। मीन्स हम कहेंगे टेरिलीन और डेक्रॉन हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, पीईटी के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 क्वेश्चन। देखिए एवलिन और फोल्टिरेन किस प्रकार का पॉलिस्टर है। यहाँ पर देखिए 2 पॉलिस्टर हमें और मिले, हम लोग कहेंगे एवलिन पॉलिस्टर और फोल्टरेन पॉलिस्टर। ये हमारे दोनों पॉलिस्टर हैं, ये पॉलिस्टर। इन दोनों पॉलिस्टरों को जो है हम लोग किस प्रकार का पॉलिस्टर है, किस वर्ग में रखे हैं, पीसीडीटी या पीईटी या हम कहेंगे दोनों। तो हम लोग को मालूम है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ये भी हमारे किसके अंतर्गत होते हैं, पॉलीइथिलीन टेरिफेथाइलेट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपको पीईटी के अंतर्गत 4 पॉलिस्टर मालूम हो गए और 4 पॉलिस्टर के अलावा कोई पॉलिस्टर और है ही नहीं है इसके अंतर्गत। अब जो भी पॉलिस्टर होंगे उन पॉलिस्टरों को आप कहां ले जाएंगे, पीसीडीटी में ले जाएंगे। आइए 38वां देखते हैं। पॉलिस्टर का रासायनिक नाम होता है, पॉलिस्टर का रासायनिक नाम क्या होगा, पॉलीएमाइड होगा या ईस्टर होगा या पॉलीइथाइलीन टेरिफेथाइलेट होगा या हम कहेंगे डी सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या बोलेंगे, टेरिफेथाइलेट होता है। पॉलीइथाइलीन हम लोग कहेंगे पॉलीइथाइलीन टेरिफेथाइलेट, ये हमारा रासायनिक नाम होगा किसका, पॉलिस्टर का। तो इस तरीके से आपका 38 क्वेश्चन का ऑप्शनल सही होता है सी। आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिस्टर की खोज की थी। अब यहाँ पर देखिए पॉलिस्टर की खोज किसने किया था, क्या हिनफील्ड ने किया था, डिक्सन ने किया था, डिसिल रिची ने किया था या हम कहेंगे डी सभी, इन सभी ने मिलकर किया था। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन सभी ने मिलकर के किया था। हिनफील्ड ने भी किया था, डिक्सन ने भी और डिसिल रिची ने भी, इन सभी ने मिलकर के पॉलिस्टर की खोज की थी। आइए 40वां क्वेश्चन देखिए। पीसीडीटी, यहां पर क्वेश्चन आपको मिला पीसीडीटी मीन्स हम कहेंगे पीसीडीटी देखिए पॉलीसाइक्लो, पी से हमारा हुआ पॉली हुआ, सी से हमारा साइक्लो हुआ, इस साइक्लो हेक्सिलीन हुआ हमारा, और डी से डाई मेथिलीन हुआ, और टी से हम लोग कहेंगे टेरिफेथाइलेट है। मीन्स पीसीडीटी है, कॉर्डेल, फार्टेल, टेरिलीन, डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, कॉर्डेल, क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्डेल हमारा क्या आएगा, पीसीडीटी के अंतर्गत हमारा आता है। याद रखना पीसीडीटी का मतलब कॉर्डेल।
पॉलिस्टर डेक्रॉन का मुख्य घटक है। हम लोग कहेंगे डेक्रॉन भी हमारा क्या होता है, पॉलिस्टर होता है। इस डेक्रॉन का हमारा डेक्रॉन पॉलिस्टर का मुख्य घटक क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिफेथैलिन एसिड। सी कहेंगे दोनों। तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये दोनों केमिकल मिला करके हमारे बनाए जाते हैं जो डेक्रॉन। तो इस तरीके से डेक्रॉन का प्रोसेस आपका मिला। हम लोग कहेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफेथैलिन एसिड के मिश्रण से कंडेंसेशन पॉलीमर द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए डेक्रॉन की अनुप्रस्थ कार्ड संरचना होती है। डेक्रॉन मीन्स टेरिलीन, आप समझ रहे होंगे। डेक्रॉन मीन्स टेरिलीन। हम कहेंगे कि इसकी अनुप्रस्थ कार्ड संरचना कैसी होगी, वृत्ताकार, गोलाकार, धब्बेदार या धारीदार। तो हम लोग को मालूम है कि इसकी संरचना कैसे होती है, धब्बेदार होती है। मीन्स देखिए अनुप्रस्थ काट संरचना हम लोग कहेंगे कैसी होती है, हम लोग कहेंगे धब्बेदार होती है। आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए पॉलिस्टर की अनुप्रस्थ काट संरचना मीन्स यहाँ पर आपको मिला होगा डेक्रॉन की अनुप्रस्थ काट संरचना। अब यहाँ पर देखिए पॉलिस्टर की अनुप्रस्थ काट संरचना मीन्स पॉलिस्टर की अनुप्रस्थ काट संरचना कैसी होगी, गोलाकार होगी, कोणीय होगी या दोनों होगी। तो हम लोग कहेंगे दोनों होगी। क्या होगी, गोलाकार भी होती है अनुप्रस्थ काट संरचना और हम लोग कहते हैं कि एंगुलर भी होती है। आइए जैसे 44 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मजबूत पॉलिस्टर है। अब मजबूती का प्रोसेस हम लोग पॉलिस्टर में देखेंगे कि पॉलिस्टर तो हमारे दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक पीईटी और दूसरा पीसीडीटी। तो पीईटी और पीसीडीटी में मजबूत कौन होगा, तो हम लोग कहेंगे पीईटी पॉलिस्टर हमारा मजबूत होता है। नंबर 1 पर हमारा ये होता है और नंबर 2 पर हमारा ये होता है। तो इस तरीके से 44 का ऑप्शन आपका सही मिलता है ए। 45वां क्वेश्चन देखिए। लोचमयता सबसे अधिक पाई जाती है, पीईटी में पाई जाती है या पीसीडीटी में लोचमयता अधिक पाई जाती है। तो हम लोग कहेंगे या कॉटन में लोचमयता अधिक पाई जाती है या रेशम में लोचमयता अधिक पाई जाती है। तो हम कहेंगे कि लोचमयता मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को मालूम है कि हमारे किस में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। हम लोग कहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अधिक हमारी पीईटी में पाई जाती है, पॉलीइथिलीन टेरिफेथैलेट में सबसे अधिक पाई जाती है। आइए 46वां क्वेश्चन देखिए। प्रतिस्कंदता सबसे अधिक पाई जाती है। प्रतिस्कंदता यहाँ पर पीईटी, बी हमारा पीसीडीटी, सी कॉटन, डी हमारा लीलन। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा किस में होगा। अब देखिए प्रतिस्कंदता की जब बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि पीसीडीटी में हमारी रिलीजेंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। मीन्स कॉटन से भी, लीलन से भी और पीईटी से भी अधिक पाई जाती है। 43वां क्वेश्चन देखिए। आर्द्रता और शोषण क्षमता पाई जाती है। हम कहेंगे यहाँ पर पॉलिस्टर में हमें काउंट करना था। क्वेश्चन का प्रोसेस हमारा है कि पॉलिस्टर में हम लोग कहेंगे पॉलिस्टर में आर्द्रता और शोषण क्षमता पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.4 to 0.8%, 1 to 2%, 2 to 3% और हम कहेंगे 4%। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा 0.4 to 8% आर्द्रता बहुत कम होता है। 0.4 से 0.8% हमारा आर्द्रता और शोषण इसमें पाया जाता है। 48वां क्वेश्चन देखिए। पॉलिस्टर का गुरुत्व घनत्व मीन्स ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना पाया जाता है। हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉलिस्टर का 1.54, 1.52 या 1.22 से 1.38 या डी कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि सबसे कम पाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे 1.22 से लेकर के 1.38 पाया जाता है। आइए 49वां क्वेश्चन देखिए। पॉलिस्टर का प्रेस ताप होता है। अभी आपको मिला था नायलॉन का प्रेस ताप किसके कितना था, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट था नायलॉन का। आपने नायलॉन का देखा होगा, नायलॉन का मिला था आपको 250 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला था। अब आ गया हम लोग का पॉलिस्टर
पॉलिस्टर का हम लोग कहेंगे प्रेसिंग टॉप कॉटन के बराबर होगा, लीलन के बराबर होगा, रेयान के बराबर होगा। तो आपको मालूम हो गया होगा कि रेयान के बराबर होता है। कितना होता है? रेयान के बराबर होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग 50वां क्वेश्चन। देखिए पॉलिस्टर के दोष हैं, पॉलिस्टर के क्या दोष हैं? गांठें उगना, हम कहेंगे शोलिंग या बैक्टीरियल ऑर्डर मीन्स गंध, डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा ये ऑप्शनल डी सही होगा, सभी होगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे, देखिए डी हम कहेंगे गांठें उठना, गांठें उठना जो है हम लोग देखिए स्वेलिंग बोलेंगे, यही हमारा इंग्लिश वर्जन है। गांठें होने को इंग्लिश में स्वेलिंग कहेंगे। फिर बैक्टीरियल ऑर्डर मीन्स हम कहेंगे जीवाणु गंध, क्या कहेंगे? जीवाणु गंध, जीवाणु गंध, जीवाणु गंध। तो इस तरीके से हमारा पॉलिस्टर के सभी दोष हैं कि पॉलिस्टर में जीवाणुओं जैसे गंध आते रहते हैं और इसमें गुठली बनती रहती है। जो समझ गए, गांठें उगना, उठना, या हम लोग कहेंगे गुठली, गुठली बनना। तो इस तरीके से हमारा ये सभी हमारे क्या होते हैं? पॉलिस्टर के दोष होते हैं। तो इस तरीके से आज आपने देख लिया नायलॉन और पॉलिस्टर संबंधित सभी क्वेश्चनों को, मीन्स इनके हिस्ट्री को देखा है आपने, इनके हम लोग कहेंगे कंपोनेंट्स को देखा, हम कहेंगे इनके आप कैरेक्टर्स को देखे, और इनके तहत हमारे और तमाम तरीके के जो क्वेश्चन रहे उनको भी आपने देखा। तो इस तरीके से आपके ये हम कहेंगे नायलॉन और पॉलिस्टर के सभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और कल अब हम लोग मिलते हैं एक नए अपने फाइबर के तहत। तब तक के लिए नमस्कार।